हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए सोशल साइंस चैप्टर 1, जिसके हम महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हम उत्तर सहित पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 रहेगा, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, आपको ये स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर देखिए, लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मृदा की क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाली ऊर्ध्वकाट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इस प्रकार मृदा की परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा की जो परतों के विन्यास होती है, मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती हैं? ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, दूसरी परत को उपमृदा, तीसरी परत को अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थों का पाया जाना है। ह्यूमस क्या होते हैं? सड़े गले जो पदार्थों के अवशिष्ट होते हैं उनको हम ह्यूमस कहते हैं, और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरी परत में उपमृदा होती है, जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि 2017 में आया हुआ है। क्या है? मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, आपको बताना है। अब मृदा का क्या महत्व होता है? अब आपको तो इतना पता ही होगा कि हम मृदा से क्या क्या करते हैं। मृदा से हम घर भी बनाते हैं, ठीक, ईंटें बनाई जाती हैं, और मृदा से जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, तो खेती भी की जाती है। बहुत सारी उपयोगिताएं हैं इसकी। तो इसको आप तो अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं आसानी से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार जो है एग्जाम में अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि क्या कंडीशन चल रही है। क्या है इसका आंसर, देखते हैं। आइए एक बार। मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। संपूर्ण मानव जीवन मृदा पर निर्भर करता है। संपूर्ण प्राणी जगत का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा द्वारा प्राप्त होता है। जो भी भोजन है प्रत्यक्ष या परोक्ष मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मृदा से ही भोजन होता है। ठीक है, मृदा के कारण ही भोजन बनता है, वरना अगर पेड़ पौधे उगेंगे नहीं तो भोजन कहाँ से मिलेगा। ठीक, तो संपूर्ण प्राणी जगत का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा के से प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट व ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मृदा से ही मिलते हैं। जैसे भेड़ मृदा पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर निर्भर हैं और वनस्पति मृदा पर उगती है। रेशम का कीड़ा जो होता है शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, मतलब शहतूत के पेड़ पर। अब शहतूत का पेड़ तो जमीन में ही लगा रहता है ना, मिट्टी पे। फिर भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि और वनोद्योग मृदा पर आधारित है। इस प्रकार मृदा हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। विल्कोक्स ने मृदा के विषय में कहा है कि मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है, और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मृदा से ही प्रारंभ होती है। प्रश्न 3 रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 100% जो है लगभग एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक, लाल मिट्टी के बारे में पूछा जाता है। लाल कितने प्रकार की मिट्टी होती है, लाल मिट्टी कैसी होती है, चिकनी मिट्टी कैसी होती है, कहाँ पर पाई जाती हैं। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो आपसे कहूँगा कि इस प्रश्न को जरूर याद करें। क्वेश्चन है, लाल मिट्टी एवं लेटराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले पढ़ेंगे लाल मिट्टी के विषय में। लाल मिट्टी में क्या अंतर होता है, लाल मिट्टी क्या होती है? यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन, रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है। ये मिट्टी कैसे बनती है? ये मिट्टी जो है चट्टानों के टूट फूट से बनती है। एक पॉइंट तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि ये मिट्टी जो है चट्टानों के टूट फूट से बनती है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि यह मिट्टी लाल, पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। लाल मिट्टी की नाम ही उसका लाल मिट्टी है, तो लाल तो होगी ही। ठीक है, क्या पूछा है कि यह मिट्टी जो है लाल, पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यह मिट्टी
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। अब फ्रेंड्स ये मैप में आता है कि ये मिट्टी, लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। कहाँ पाई जाती है ये? मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है ये मिट्टी। ठीक, फिर आगे है इसमें, इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन जगहों में जो है बाजरे की खेती बहुत की जाती है। ठीक, अब आगे क्या है इसमें, लेटेराइट मिट्टी क्या होती है, आइए देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी में लिखा हुआ है कि इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है। जहां पर शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है। यह लेटराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। जो ये चट्टानें होती हैं, लेटराइट चट्टानें, उनके टूट फूट से जो है लेटराइट मिट्टी बनती है। फिर यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इसमें वनस्पति का अंश पर्याप्त होता है, मतलब जो वनस्पति होती है इसमें पर्याप्त मात्रा में मिली रहती है। गहरी लेटराइट मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। अब जब इसमें लोहा, पोटास, ऑक्साइड ये सब मिले हुए हैं तो फ्रेंड्स ये मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी होगी। ठीक, यह तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचली क्षेत्रों, कहाँ पर पाई जाती है ये? तमिलनाडु के पहाड़ी भागों में, मतलब तमिलनाडु में पाई जाती है। कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में मिलती है। अब यह मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी है। एक पेड़ यहाँ पर आया है सिनकोना, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है जो मैं पूछ रहा हूँ कि सिनकोना जो है एक पेड़ है, इसकी दवा किस लिए, ये एक दवा के लिए प्रयोग होता है, किस दवा के लिए होता है, आपको आंसर इसका बताना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मतलब आपने इस क्वेश्चन में देखा लाल मिट्टी व लेटराइट मिट्टी में अंतर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं। मतलब जो आप जल संरक्षण है कैसे कर सकते हैं, मतलब जो पानी है कैसे बचा सकते हैं, आपको ये बताना है। तो क्या है, कैसे कर सकते हैं? वर्षा जल संग्रहण तथा इसके अपवाह को रोकना, मतलब वर्षा के जल रहेगा उसको हम संग्रहित करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, झीलों वगैरह में, तालाबों वगैरह में पानी भर लिया जाता है जो बरसात का। तो इस तरीके से जो है हम जल को संग्रहित कर सकते हैं और उसको लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें, छोटे बड़े सभी नदी जल संभारों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना, फिर जल को प्रदूषण से बचाना। तो ये था इसका, और भी कुछ लिखा हुआ है इसमें, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं, आप जरूर पढ़ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है। फ्रेंड जब हम वर्षा जल को संग्रहित करेंगे, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब वर्षा जल को हम संग्रहित करेंगे तो उसको हम लॉन्ग टाइम तक प्रयोग कर सकते हैं, लंबे समय तक। कैसे प्रयोग करेंगे? हमारे उसके जो जानवर हैं उस पानी को पी सकते हैं, खेती के सिंचाई के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। और जो मस्ट जरूरी है, क्यों जरूरी है कि अगर उसको हम नीचे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर देते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर उस पानी को दोबारा डाल देते हैं, तो जो हमारा वाटर लेवल है वो बना रहेगा। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, वर्षा जल संग्रहण का आशय है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग किया जाए जहां यह भूमि पर गिरता है। जल का प्रथम स्रोत वर्षा ही है। पानी के अन्य विभिन्न स्रोतों जैसे कुओं, नलकूपों, तालाबों, झरनों का मुख्य आधार वर्षा ही है। मतलब जो कुएं भरते हैं, नलकूप होते हैं, इनमें पानी कहाँ से आता है? वर्षा के कारण ही आता है। अगर वर्षा हो ही ना तो सब नलकूप वगैरह आप देखते होंगे कि गर्मी में सूख जाते हैं। ठीक, और जब बरसात का टाइम होता है तो इनमें जो है पानी दोबारा आ जाता है। तो पानी का मुख्य आधार क्या है? वर्षा। अब इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ क्या हैं? इसे साफ करके स्थानीय लोगों की जल उपयोग की आवश्यकता को पूरी किया जा सकता है। इसे वर्षा के कम होने या न होने के समय खेतों की सिंचाई के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब इसको हम खेती की सिंचाई में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट था, इसको साफ करके स्थानीय उपयोग में ला सकते हैं। कैसे साफ करके मैं बताऊं
कि पानी का उपयोग तो हम वर्षा का जल तो फिर भी साफ रहता है। अब दिल्ली को ही ले लीजिए, दिल्ली में जो यमुना है उसका नाले का पानी जो है वो इतना गंदा है यमुना का पानी, और उसको जो है बढ़िया लोगों को फिल्टर करके खूब खूब पिलाया जाता है। गंगा इधर दिल्ली में आपके, और हरियाणा जो गुरुग्राम क्षेत्र है, गुड़गांव, इतना गंदा है पानी उधर का कि बता नहीं सकते बस। थर्ड पॉइंट है, इस ढंग से जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप आसपास के भागों में बाढ़ की भी स्थिति नहीं रहती है। अगर जो बरसात का जल संग्रहित कर देंगे तो बाढ़ की जो स्थिति बन जाती है कि जब आप लोगों ने देखा होगा कि अधिक बारिश हो गई तो जो है नदियां उफान पर आ जाती हैं और लगता है कि अब तो बस चले गए, बाढ़ आ गई। तो ठीक, अगर हम इस वर्षा के पानी को संग्रहित कर लें तो बाढ़ की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा इसमें, इस जल का एक लाभ यह भी होता है कि धरातल के नीचे पानी का स्तर ऊंचा रहता है, जिसे कुओं और ट्यूबवेलों द्वारा बाहर निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। फ्रेंड्स, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इतना तो आपको जरूर पता होगा कि वन हमें जो है ऑक्सीजन देते हैं और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अवशोषित कर लेते हैं। मतलब ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसको जो है वन कम करते हैं, मतलब तापमान जो है नियंत्रण रखते हैं। तो आप इसको क्या है, आप इसको जरूर पढ़ लें। इसके अलावा और क्या उपयोग होते हैं, वन जो है भू अपरदन को रोकते हैं, अनावृष्टि को रोकते हैं, बाढ़ आदि समस्याएं आज मानव के समक्ष जो खड़ी हुई हैं इसको जो है वन रोकते हैं। भू अपरदन कैसे रोकेंगे, पेड़ पौधे जो है जब मिट्टी को जड़ें जो है उनको कस के पकड़े रहेंगे तो मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। अनावृष्टि मतलब कम बरसात वो होगी, मतलब पेड़ पौधे बरसात कराने में सहायक होते हैं, आपको ये भी पता होगा। और जो बाढ़ की समस्याएं हैं वो भी सोल्व होंगी। फिर है, वन आधारित उद्योगों का उल्लेख करो, मतलब वनों से कौन कौन से उद्योग चलते हैं। अब वनों से कौन कौन से उद्योग चलते हैं आपको एक बता दूं, एक तो कागज़ चलता है, तो ये तो मुजबानी है, इसको तो आप लिख ही लोगे। एक तो कागज़ बनता है, फिर इससे उद्योग से और क्या बता, महुआ की छालें, बबूल से गोंद बनती है, मोम से मोम का उद्योग चलता है, लाख से लाख उद्योग चलता है। लाख एक होता है जो आपने सुना होगा कि जलाने के काम आता है, ठीक है। अब स्पूस तथा सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, जो आपने माचिस की तिल्ली देखी होगी वो बनाते हैं। तो कई सारे जो काम हैं वो वनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चलते रहते हैं, आप इसको जरूर पढ़ें। इसके अलावा चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन और केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग विकसित हुए हैं। इसके अलावा वनों से प्राप्त वस्तुओं जैसे तेंदू पत्ता, बेंत, शहद, मोम आदि से लघु उद्योगों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं, आपको बताना है वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करेंगे। वन जलवायु को नियंत्रित करते हैं, बरसात कराने में सहायक होते हैं, ठीक। आपको इसका आंसर बताना है। वन जलवायु को प्रभावित करते हैं, वन ठंडी वायु के प्रवाह को रोकते हैं, गर्म व तेज हवाओं के प्रवाह को कम करते हैं। इससे वन क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण बनी रहती है। साथ ही वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है, मतलब वन जो है वर्षा कराते हैं। वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे वर्षा होती है। इस प्रकार वन जलवायु को नियंत्रित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 8 क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि इन वीडियो को जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन जो है मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।